चैप्टर 18 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो सीवी रमन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं होमी जहांगीर बाबा। हमने किन-किन के बारे में पढ़ा है? हम लोगों ने सुश्रुत के बारे में पढ़ लिया है चैप्टर में, फिर उसमें हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने चरक के बारे में पढ़ा है और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे होमी जहांगीर बाबा, जिन्हें हम क्या कहते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान के जो है जनक के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 28 फरवरी विज्ञान दिवस किसके याद में मनाया जाता है? सीवी रमन के याद में। और इन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध जो रमन प्रभाव है वो दिया था, है ना, कि जब भी प्रकाश जो होता है वो द्रव्य में से गुजरता है तो द्रव्य और प्रकाश के बीच में क्या होती है? अंतः क्रिया होती है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं जिसे रमन प्रकीर्णन कहा जाता है ना। तो इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो नेक्स्ट हमारा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कौन? होमी जहांगीर बाबा। ये इनका फोटो है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी हम लोग पिक्चर्स को नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये होमी जहांगीर बाबा का क्या है? डायग्राम है। तो पिक्चर का डायग्राम है, सॉरी, है ना। तो अभी हम होमी जहांगीर बाबा के बारे में देखेंगे कि बाबा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं वरन अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। ठीक है, उन्हें कला से भी क्या था? बहुत प्यार था। ठीक है, बाबा उच्च कोटि के चित्रकार थे, मतलब वो पेंटिंग काफी अच्छी करते थे। उनके चित्र ब्रिटिश कला दीर्घाओं में सुरक्षित है, मतलब ब्रिटेन के जो जहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है वहां पर उनकी पेंटिंग्स को आज भी रखा गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। पारसी थे, ठीक है। फिर है कैथेड्रल जॉन केनन हाई स्कूल एवं एलिफेंटन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये क्या कर गए थे? चले गए थे। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज नहीं है बेटा, ये कैम्ब्रिज है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद सिद्धांतक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्राप्त किया। उन्होंने कॉस्मिक किरणें व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। कुछ किरणें होती है जिन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया? बताया। 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक क्या किया गया? बनाया गया। फिर है भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिटलर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। एक जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, जो अंतरिक्ष किरणें हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और कौन से वैज्ञानिक के साथ मिलकर किया? तो नाम है इनका डब्ल्यू हिटलर जो है वो। ठीक है, बताया कि कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती है ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्यतम अंतरिक्ष से वायुमंडल में क्या करते हैं? आते हैं। यानी ये कॉस्मिक किरणें जो है ये छोटे छोटे कण हैं जो अंतरिक्ष से कहाँ आ रहे हैं? ये इस तरीके से पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फवारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म कण है ये, है ना, ये कहाँ आ रहे हैं? ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं? वायुमंडल में आते हैं तो यहाँ पर वायुमंडल में आएंगे तो क्या पाई जाएगी? वायु पाई जाएगी। तो वायु के कण होते हैं। तो ये अंतरिक्ष से आने वाले कण क्या करते हैं? वायु कणों के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फवारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये ऐसे फवारे के समान जो है इलेक्ट्रॉन रूपी कण जो है वो निकलते हैं, है ना। तो फवारा उत्पन्न करते भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा और इन्हें क्या नाम दिया? कोस्मो जो है कॉस्मोस कण जो है वो नाम दिया, है ना। और या इनको कहा इन्होंने सोन कण कहा। ठीक है, इन कणों से मिलकर ही कौन सी किरणें बनती है? कॉस्मिक किरणें बनती है, ये इन्होंने बताया। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है क्या किया गया? स्थापित किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कब? 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई तथा भाभा इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। अब ये चीज ध्यान रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में कि 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की क्या की गई? स्थापना की गई। इन्हीं के निर्देश में, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्सरा
साइरस और जर्लिना रिएक्टर की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। 1963 में देश का के पहले परमाणु बिजली घर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। कहाँ पर, तारापुर के अंदर। किनके सानिध्य में, भाभा के सानिध्य में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पहला बिजली घर बनाया गया, परमाणु बिजली घर। ठीक है, यानी परमाणु के नाभिक को तोड़कर क्या उत्पन्न की जाती है, बिजली, जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उससे बिजली बनाई जाती है। तो ये बिजली घर जो बनाया गया 1963 में तारापुर के अंदर बनाया गया। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो होमी जहांगीर बाबा है उनके सानिध्य में जो है कौन कौन से जो रिएक्टर हैं उनकी स्थापना की गई, तो अप्सरा, साइरस और जर्लिना। भारत के परमाणु विज्ञान के योगदान हेतु उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। तो सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर भाभा को बनाया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर 81 जो राष्ट्र 81 जो कंट्रीज है उनकी जो है कंट्रीज ने मिलकर अध्यक्ष बनाया किसको, मीटिंग का, डॉक्टर भाभा को, है ना। तो उसको जो ये इनको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया सभी देशों के द्वारा। फिर 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, प्लेन क्रैश हो गया उनका। फिर 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा को समर्पित कार्य के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ठीक है, भाभा यानी भाभा आज भी यही नाम है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका पहले नाम क्या था, परमाणु शक्ति स्थान ट्राम्बे। ठीक है, तो इसको 1967 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके जो है जो वैज्ञानिक है वो है प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद्र जो राय हैं उनके बारे में मतलब जीवन इनका काल जो था वो 1861 से 1944 तक रहा। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो बेटा क्या है, प्रफुल्ल चंद्र राय जो है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के फुलन खुलना जिले के ररोली कंतीपरा नामक गांव में 2 अगस्त 1861 में हुआ था। उनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती के संपन्न ग्रस्त तथा फारसी के कैसे थे, विद्वान थे, मतलब मध्यवर्ती थे, इनकी ज्यादा हाईफाई फैमिली वाले नहीं थे, फारसी थे ये। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्रमशः गांव के मॉडल स्कूल से प्राप्त की। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा अल्बर्ट स्कूल में इन्होंने क्या की, प्राप्त की शिक्षा अपनी। सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से आरंभ की। मतलब एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने पास किया, यानी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। और विज्ञान विषय का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। फिर है विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज इनको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा था। सन 1882 में गिलक्रास्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के कारण एडिनबरा विश्वविद्यालय में ये क्या हुए, दाखिल हुए। उनके सहपाठियों में रसायन विज्ञान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जेम्स वॉकर, FRS एलेक्जेंडर स्मिथ तथा हफ मार्शल आदि थे, है ना। जब मतलब ये बाहर गए पढ़ने के लिए, है ना, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ये बाहर जब पढ़ने गए तो वहां पर इनको क्या हुआ, जो है कुछ 3 जो इनके सहपाठी हैं वो मिले साथ में पढ़ने वाले, जो कि किसके विद्वान थे, केमिस्ट्री के। पहले थे प्रोफेसर जेम्स वॉकर, है ना, फिर है FRS एलेक्जेंडर स्मिथ तथा हफ मार्शल आदि थे। ठीक है, इनके संपर्क में रसायन शास्त्र की और इनका क्या हुआ, झुकाव बढ़ा। यानी जैसी जो संगति होती है वैसी मति होती है, तो ये किनके बीच में रह रहे थे, जो केमिस्ट्री का नॉलेज रखते थे उनके बीच में रह रहे थे। तो धीरे धीरे इनका भी रुझाव किसके अंदर आ गया, केमिस्ट्री के अंदर, जिनके संपर्क से रसायन शास्त्र की ओर इनका क्या हुआ, झुकाव हुआ। इस विश्वविद्यालय में उपसभापति भी क्या किए गए, चुनाव होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी क्या है, सभापति उपसभापति होते। तो इन्होंने क्या किया, वहां के
उपसभापति जो है ये बने। फिर ये भारत वापस आने के पश्चात प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज के अंदर इन्होंने क्या की, जॉब ज्वाइन की, जबकि इनसे कम योग्यता के अंग्रेज उच्च पदों पर और कहीं अधिक वेतनों पर उसी कॉलेज में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है अंग्रेजों के सानिध्य में चलता था ये कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर इनको असिस्टेंट बनाया गया। असिस्टेंट है तो इनके ऊपर भी क्या होंगे, कुछ आला अफसर होंगे यानी मेन प्रोफेसर होगा, है ना। लेकिन जो इनके ऊपर जो इनका हेड है ना, उस हेड का जो नॉलेज है वो क्या था, इनसे कम था, है ना। तो इनको अब इनका नॉलेज ज्यादा है, इनके ऊपर जो पोस्ट पे काम कर रहा है उसका नॉलेज क्या है, कम है, तो इनको ये चीज पसंद नहीं आती थी। इसका वेतन भी, इसकी पोस्ट हाई है तो वेतन भी क्या होगा, इनका ज्यादा होगा, इसके इनके ऊपर जो है व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका, है। तो इनको ये चीज पसंद नहीं है ना। उसके बाद डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने जब इस अन्याय का तत्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज डायरेक्टर यानी प्रेसिडेंट, जैसे अभी आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले क्लास टीचर को बोलोगे, क्लास टीचर नहीं सुनेगा तो आप किसके पास जाओगे, प्रिंसिपल के पास। तो वैसे ही जब इनको लगा कि गया मैं इतना नॉलेज रखता हूँ, मेरे नॉलेज रखने के बावजूद जो है वो क्या है, मेरे से कम नॉलेज वाले व्यक्ति मेरे से ऊंची पोस्ट पे है, उनको वेतन भी अच्छा खासा दिया जा रहा है, तो अंग्रेज डायरेक्टर जो था प्रेसिडेंसी कॉलेज का, उसको उन्होंने कंप्लेन करी। ठीक है, तो उस जो डायरेक्टर है उसने व्यंग किया। वो तो भाई अंग्रेज जो अपने जो अंग्रेज है उन्हीं का पक्ष लेगा, है ना, जो जॉब करने वाले अंग्रेज है उन्हीं का पक्ष ले रहा है। और उसने कहा कि यदि आप इतने ही योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते, अपना खुद का व्यवसाय खोल लो, आप जाओ। ठीक है, आपको यहाँ से प्रॉब्लम है भैया तो आप जाके खुद का व्यवसाय क्या कर लो, शुरू कर दो। तो अंग्रेज अधिकारी की व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने 1892 के अंदर 800 रुपए की अल्प पूंजी में विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क का कार्य प्रारंभ किया। मतलब 800 रुपए के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो जो है फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, है ना। तो इसके अंदर जो है वो दवाइयां बनने क्या हो गई, शुरू हो गई, जो कि प्रगति कर करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया है। मतलब अब क्या है, ये काफी शुरू किया था 800 रुपए में, है ना, लेकिन अभी ये करोड़ों का हो गया है, जिससे देश में इस प्रकार के अन्य उद्योगों का क्या हुआ, सूत्रपात हो गया। एक फैक्ट्री खुल गई तो इसके बाद दूसरी फैक्ट्रियां खुलने शुरू हो गई, जिससे क्या होना शुरू हो गया, जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है, वो बनना शुरू हो गई। डॉक्टर राय की मृत्यु 19 जून 1944 को 83 वर्ष की आयु के अंदर हुई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं हमारे पंचानन माहेश्वरी, 1904-1966 तक थे। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापक कार्य इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालयों में अध्यापन का क्या किया, कार्य किया, मतलब पढ़ाने का काम किया। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान जो है उसके मतलब अध्यक्ष होकर मतलब अध्यक्ष बन गए। जो दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि अगर आप देखते हो तो तीनों डिपार्टमेंट साइंस के अंदर देखते हो, जूलॉजी की लैब अलग है, सॉरी बायो की लैब अलग है, आपकी केमिस्ट्री की लैब अलग है और फिजिक्स की लैब अलग है। तो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट थे। जूलॉजी का अलग था यानी जंतु विज्ञान का अलग था, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का अलग था, जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, पादपों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये किसके अध्यक्ष बने, दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया, है ना। पादप के अंदर जो भ्रूण बनता है, देखो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, भ्रूण, है ना, क्या बनेगा, ये भ्रूण बनेगा। और इस भ्रूण से क्या होगा, भ्रूण से नया पादप क्या होता है, नया जो पौधा होता है वो विकसित होता है। ठीक है, तो नया पौधा क्या होता है, विकसित होता है। तो इनके बारे में इन्होंने, ये भ्रूण जो है उसके बारे में इन्होंने विशेष कार्य किए, उससे रिलेटेड कई चीजों को इन्होंने खोजा। इन्होंने भ्रूण विज्ञान, ठीक है, और पादप क्रिया विज्ञान के सह मिश्रण से कई नई शाखाओं का क्या किया, विकास किया। भ्रूण विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी जो है मतलब
बायोलॉजी की एक शाखा होती है बेटा, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पौधों के अंदर होने वाले जो लैंगिक जनन है ना, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो भ्रूण विज्ञान विज्ञान की शाखा होती है जिसमें लैंगिक जो जनन होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से नई शाखाओं का विकास किया। फिर है कृत्रिम इसमें क्या किया इन्होंने, फूलों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराकर पर्याप्त सफलता हासिल की। यानी फूलों के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको कृत्रिम जो पोषण, कृत्रिम पोषण में क्या होता है बेटा, इसके अंदर ग्लूकोज मिक्स किया जाता है, कुछ वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, विटामिन हैं, वो डाल के एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जिसको कृत्रिम पोषण कहते हैं। तो फूलों के कई भागों को इस कृत्रिम पोषण के अंदर उन्होंने क्या किया, उगाया। इनके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि के छात्रों के जो देश हैं उनके भी क्या थे, छात्र थे। मतलब इनके अंडर में जो पढ़ने वाले थे वो केवल जो स्टूडेंट्स थे, इनके कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, तो इनके जो कॉलेज में इनके जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ इंडियंस नहीं थे, बाहर जो अन्य देश के जो स्टूडेंट्स थे वो भी थे। तो अमेरिका से भी थे स्टूडेंट्स, अर्जेंटीना से भी थे, ऑस्ट्रेलिया से भी थे। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि, नाम सुना ना पीएचडी, तो पीएचडी की उपाधि जो है वो प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विषय के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, टेस्ट ट्यूब कल्चर यानी टेस्ट ट्यूब में पादप को विकसित करना पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी में उन्होंने अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। सोसाइटी एक, ठीक है, जिसका नाम है लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो इसका मेंबर इनको बनाया गया क्योंकि इन्होंने जो कई जो काम है भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड किए, ठीक है। और एक टिश्यू से पूरा जो पौधा विकसित कैसे किया जाता है, यानी टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। उत्तक जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो उत्तक से क्या किया जा सकता है, पूरा पौधा विकसित किया जा सकता है। ये सब के बारे में किसने बताया, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने बताया, ठीक है। तो इसी इनके इस काम को देखते हुए लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उसने इनको अपना मेंबर बना लिया। फिर 18 मई 1966 को दिल्ली में पंचानन माहेश्वरी का क्या हो गया, निधन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारे विज्ञानी, वो आते हैं डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। तो सलीम अली जो है उनका क्या काम है, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी परिवार में 12 नवंबर 1996 को क्या हुआ था। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी व प्रकृतिवादी थे। ये चीज ध्यान रखना कि इनकी जो खोजें थी वो किसके ऊपर थी, पक्षियों के ऊपर थी। इन्हें भारत के बर्ड मैन के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो भारत के बर्ड मैन जो है ना, बर्ड यानी क्या होता है, पक्षी। तो ये पक्षी वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको उपाधि दी गई भारत के बर्ड मैन। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की, ठीक है। यानी पक्षियों पे अलग अलग इन्होंने खोजें की और पक्षियों के बारे में उन्होंने क्या किया, अलग अलग किताबें प्रकाशित की, जिससे कि लोगों को पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इनको हमें जो है प्राप्त हुई इनके माध्यम से। ये सलीम अली का क्या दिया गया है, फोटो दिया गया है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं वो किसका है, पंचानन माहेश्वरी का है। फिर है 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से पहला कौन सा है, भारत रत्न, दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण। तो इनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण जो है उसका, पद्म विभूषण जो है उससे क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। फिर है 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए इन्होंने अपना प्रभाविता का उपयोग किया और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हम कहते हैं केवलादेव नेशनल पार्क जो है, वो इन्होंने क्या किया, स्थापित किया, ठीक है। केवलादेव नेशनल उद्यान जो है राजस्थान में, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो है
तीन जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर है, सॉरी राजस्थान के अंदर है, जिसमें जो दूसरे नंबर का जो है वो है केवलादेव, तो भरतपुर में स्थित है। तो इसका जो निर्माण हुआ है उसके लिए जो सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा वो सलीम अली का रहा। अब बनाने के लिए जितना भी फंड चाहिए था, यानी पैसा चाहिए था, वो सरकार से जितना भी कोष है उसके लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, तब जाकर ये जो हमारे भरतपुर के अंदर जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, वो बना हुआ है। एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफी जोर दिया, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। एक पार्क था जहां पर कई पक्षी जो है मतलब वेराइटी मिलती है पक्षियों को, जिसका नाम था साइलेंट वैली है ना। तो इसको यहाँ पर कई, क्योंकि पक्षी है और सरकार ये चाह रही थी कि इसको हटाकर क्या कर दिया जाए, बांध बना दिया जाए। अगर बांध बनाते तो उन सब वहां पे जितने भी पक्षी है, पेड़ पौधे, वो नष्ट हो जाते। तो इन्होंने क्या किया, इसको रुकवा दिया है ना। फिर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलाट की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया और असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की, जिसे युवा सलीम ने खेल खेल में अपनी बंदूक खिलौने से शिकार किया था। क्या हुआ था, जब ये यंग थे, है ना, तो इन्होंने क्या किया, ये खेल रहे थे, जैसे आती है ना पिस्टल्स आती हैं, वो जो पिस्टल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, जो छर्रे होते हैं वो भरे हुए होते हैं। तो ये मतलब निशानेबाजी खेल रहे थे, है ना। तो निशानेबाजी करते समय एक इन्होंने असामान्य रंग, मतलब अलग ही रंग की एक गोरैया है, उसको क्या किया, शूट कर दिया, है ना। तो इसके जो ये जो पक्षी है, ये जो गोरैया है, एक पीले गले की गोरैया के रूप में पहचान की, ठीक है। यानी जब जैसे एक कोई पक्षी है उसको इन्होंने क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो ये पक्षी गिर गया। अब ये गिरने के बाद इनको बहुत अलग सा लगा, क्योंकि इसका कलर क्या था, थोड़ा अलग सा ही कलर था, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, इस पक्षी को उठाया सलीम अली ने, और ये किसके पास लेके गए, इस पीले रंग की जो गर्दन वाली गोरैया है उसको किसके पास लेके गए, मिलार्ड के पास। जो मिलार्ड थे उनके पास लेके गए। और मिलार्ड कौन थे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव थे, है ना। तो मिलार्ड के पास इस जो पक्षी है उसको कौन लेके गया, सलीम अली लेके गए। इस पक्षी की एक पीले गले की गोरैया के रूप में उन्होंने मिलार्ड ने क्या की, पहचान की। सलीम को सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। मिलार्ड ने दिखाया कि देखो कैसे कैसे पक्षी हैं जो पाए जाते हैं। मिलार्ड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें दी, जिनमें कॉमन बर्ड ऑफ मुंबई भी शामिल थी। मतलब उन्होंने कहा कि अब आप अगर पक्षियों के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो लो बेटा ये किताब पढ़ो, तुम्हें इससे क्या होगा, बहुत सारे जो है वो पक्षियों के बारे में पता चलेगा। तो मिलार्ड ने क्या किया, उनको एक किताब दी, है ना, जिस किताब का नाम था कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई। ठीक, किसने दी, मिलार्ड ने दी। इसको दी, सलीम अली को दी। उनकी आत्मकथा, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था द फॉल ऑफ अ स्पैरो, है ना। इस किताब का क्या नाम था, आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फॉल ऑफ स्पैरो किसकी जो है आत्मकथा है, तो सलीम अली की। द फॉल ऑफ स्पैरो में सलीम अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना। मतलब पहले कोई पक्षियों में उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वो पक्षी शूट हुआ और वो गिरा, है ना, यानी पीले रंग की जो गर्दन वाली जो चिड़िया गिरी, उसके बाद जब वो मिलार्ड के पास गए, तब से उनका पक्षियों के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उस घटना को इन्होंने माना कि ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा क्या हुई थी, यहीं से मिली थी। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से हुई। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण इंटरेस्ट था उनका टिक्के पक्षियों में, लेकिन इनके पास जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी, उससे रिलेटेड कोई डिग्री नहीं थी इनके पास। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपए में वेतन पर गाइड के रूप में ये क्या करते थे, कार्य कर रहे थे, है ना। गाइड के रूप व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का इन्होंने फैसला किया। जब इनको इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, जब एक म्यूजियम जो कि पक्षियों से रिलेटेड था, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, उसमें इनको जॉब दी गई 350 रुपए की, तब इनको लगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 व आंध्र विश्वविद्यालय
1978 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, मतलब पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना पुरुषों के अंदर, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का इनको कैंसर हो गया। फिर 91 वर्ष के जो सलीम अली है उनका निधन जो है 1987 में हुआ। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। और ऑर्निथोलॉजी क्या होती है बेटा? पक्षी विज्ञान होता है, जिसमें क्या किया जाता है? पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा कोयम्बटूर जो है उसमें सलीम अली की याद में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एवं नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की गई। उसके बाद आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में आप लोग जानते हो, काफी सुना है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी जो है वो लास्ट वैज्ञानिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1921 को क्या हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन, माता का नाम आशिर अहमद था। रामेश्वर में प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खाटस हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने हेतु दाखिल हुए। गांव में क्या होता था कि एक में अगर स्कूल जो है वो मतलब 5वीं तक है, तो फिर बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? दूसरे गांव के अंदर जाते हैं। आप भी आते हो, आपके गाँव में अगर नहीं है 8वीं तक स्कूल है तो आप क्या करोगे? दूसरे स्कूल में। तो वैसे ही रामेश्वर में प्राथमिक यानी प्राइमरी 5वीं तक शिक्षा पढ़ने के बाद ये पड़ोसी जो कस्बा है जिसका नाम था रामनाथपुरम, जो कि किसके पड़ोस में था? रामेश्वरम के पास में था। उसके खाटस हाई स्कूल में ये विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दाखिल हुए। अय्या हुर्रे सोलोमन उनके प्रेरणा स्रोत बने। अब वहां पे एक टीचर थे खाटस हाई स्कूल के अंदर, क्या नाम था उनका? अय्या हुर्रे सोलोमन। ठीक है, तो सोलोमन का गुरु मंत्र था, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत होती है। यानी अगर आपको लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, इच्छा शक्ति। आप में कुछ भी काम करने के लिए इच्छा होना बहुत जरूरी। आपका उसमें क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर है आस्था। अगर आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तब आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आस्था होनी चाहिए कि हमें ये कर सकता हूँ, और उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, और ये 3 चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को क्या करती है? सफल बनाती है। कौन कौन सी? इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ठीक है, तो ये 3 जो बातें हैं ये किसने बताई? जो एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे जिनका नाम था सोलोमन, है ना। तो उन्होंने तो इन्हीं को क्या किया? इन्होंने आधार बनाने की, नहीं ये टीचर जो बोल रहे हैं ये बहुत सही बोल रहे हैं, तो इसको इन्होंने आधार बनाया। फिर है 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये क्या हुए? दाखिल हुए। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में हॉवरक्रॉफ्ट परियोजना पर क्या किया गया? काम करने हेतु विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। सरकार ने कुछ अपना प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम क्या था? रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में होवरक्रॉफ्ट परियोजना, है ना। परियोजना जो चलाई जाती है अलग अलग, तो इस परियोजना में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में इनको क्या किया? सरकार ने नियुक्त किया। फिर 1962 में प्रोफेसर एमजी मेनन कलाम की लगन व मेहनत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लेकर आ गए। मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसको बोलते हैं बेटा? इसरो को बोलते हैं, है ना। तो इसरो में जो है इनको लेके आ गए, काम को देख के। कौन लेके आए? एमजी मेनन लेके आए, है ना, कि भाई आप नहीं, यहाँ पे नहीं, आप इसरो में काम करो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, ऐसे करके। ठीक है, तो जहां कलाम के जीवन का स्वर्णिम अध्याय का जो है शुरुआत जो है वो हो गई। मतलब एक टर्निंग पॉइंट हुआ इनकी लाइफ में। जैसे ही इसरो में आए तो कलाम का जो जीवन है ये पूरा चेंज हो गया। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। नासा गए, नासा से रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होती है ये इन्होंने सीखा। भारत का पहला रॉकेट इंपॉर्टेंट है, नाइक अपाचे छोड़ा।
ठीक है। कौन सा रॉकेट छोड़ा इन्होंने, इनके अंडर में छूटा था सबसे पहला रॉकेट नाइक अपाचे, तो इनके अंडर में छोड़ा गया। इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। एसएलवी परियोजना जो बनाई उसका प्रबंधक भी इनको बनाया गया सरकार के द्वारा भारत के। फिर है इनके नेतृत्व में एसएलवी 3 ने सफल उड़ान भरी, जिसने रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परिक्षेपित किया। क्या होता है बेटा, एसएलवी जो है रॉकेट है और ये अपने साथ उपग्रह लेकर गया, उस उपग्रह का नाम था रोहिणी। तो SLV3 जो है वो रोहिणी को कहाँ छोड़ के आया, मतलब ये रॉकेट है, ठीक है, ये किसको साथ में लेके जा रहा है, अपने साथ उपग्रह को लेके जा रहा है रोहिणी को। अब ये रॉकेट जो है वापस आ जाएगा और इस उपग्रह को क्या करेगा, अंतरिक्ष में छोड़ देगा। तो रोहिणी उपग्रह को इनके द्वारा छोड़ा गया। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम जो है वो किए। मिसाइल कार्यक्रम में 1983 के तहत उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का क्या किया, निर्माण किया, खोज की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कलाम के द्वारा जो कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना। फिर है 1958 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी इन्होंने किया। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। बर्डमैन कौन है बेटा, सलीम अली है ना, परमाणु जो विज्ञान के जो जनक है, ठीक है। एटॉमिक मैन जो है वो कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसी तरह से मिसाइल और प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, सुश्रुत। और मिसाइल मैन जो है वो कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ने 2002-2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद का सुशोभित किया गया, यानी ये 2002 से 7 तक क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न, मतलब जो 3 मेन पुरस्कार होते हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण आता है ना, तो ये तीनों ही इनको दिए। तो पद्म जो भारत रत्न दिया वो 1997 में मिला, 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला और 1981 में इनको पद्म भूषण मिला। फिर है 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए इनमें जो हार्ट अटैक इनको आया, उससे इनका क्या हो गया, निधन हो गया। काफी पिक्चर्स आज भी चलती है अगर आप नेट पे देखते हो, है ना। तो इनका जो डेथ है वो कब हुई, 27 जुलाई 2015 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। कहाँ हुई, शिलोंग में। तो ये आपके क्या हो गए, महत्वपूर्ण जो भारत के वैज्ञानिक है वो हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर है आपका खत्म होता है।